तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। जानो तुम या जानो ना, मानो तुम या मानो ना। ओ माय गॉड यार, क्या गाना। देख लो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कितना पुराना नाता है, मतलब समझ फील ही नहीं आती। देखो मतलब कल की क्लास देख के ना मुझे इतना बढ़िया फील हुआ, चाहे मैं कल लाइव नहीं था बट काफी सारे बच्चों ने मतलब ये फील करवा दिया कि मैं लाइव ही हूँ। मतलब इतना प्यारा बन गया और इतने लाइक्स, इतने कमेंट, मैं कह रहा हूँ दिल बागबान हो गया सर। अगर आप ऐसे प्यार देते रहोगे ना, मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए भाई साहब कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, मेरे बैंगनी, मेरे प्याज, मेरे आलू, मेरे कटहल, मेरे तोरी, मेरे भाई साहब शिमला मिर्च कलर के बच्चों ने कल कमाल करके दिखा दिया। लव यू सो मच। ठीक है जी, चलो आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूं जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 के साथ। अमेंडमेंट क्लास 1 आपने कंप्लीट कर ली है। अच्छा, आज स्टार्टिंग है 5 मिनट अमेंडमेंट क्लास 1 में जो हमने 1 घंटा लगाया, 5 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करेंगे। फिर आज अमेंडमेंट 2 हम स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, फटाफट जाओ टेलीग्राम के ऊपर उसको डाउनलोड कर लो और यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दो। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, अभी भी कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर क्या ये अमेंडमेंट जून 23 के लिए है। इधर आ नालायक कहीं के, जून 23 के लिए हैं तो अगला अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है? जून 23 तो है ना, तो अमेंडमेंट जून 23 के लिए है। एग्जीक्यूटिव बच्चे, प्रोफेशनल वाले बच्चे, मेनली एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों देख सकते हैं। सीए सीएमए वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि अमेंडमेंट सब में सेम एप्लीकेबल होती है। अमेंडमेंट्स आप सबको देखनी है, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान सुनना, क्या आप मेरे से वादा करते हो कि जितना कल आपने प्यार दिया अमेंडमेंट क्लास 1 को, क्या उससे डबल प्यार मिलेगा? क्या आप और मतलब चाहते हो कि मैं और डिटेल में जाऊं, आपको मजा आ जाए? क्या आप नाचना चाहते हो आज? पक्का पक्का, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से अमेंडमेंट करा दूंगा ना, आप फील करोगे। चाहे वो अमेंडमेंट देखने में छोटी लग रही है बट उसकी डेप्थ जो है मैं इस तरह से करवा दूंगा, लाइफ में आप कभी अमेंडमेंट भूलोगे नहीं और आपको ये फील ही नहीं होगा ये अमेंडमेंट, आपको लगेगा कितना पुराना हमने लो पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, स्टार्ट करें फिर। एक बार सारे बच्चे फटाफट से बोल दो नहीं, हाउ द जोश, हाय सर, यस। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से ऐसा करो, मेरे को ना रिवीजन करवा दो। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने अमेंडमेंट कंप्लीट की थी। टॉपिक हमारा था, कौन सा टॉपिक था? मेरे ख्याल से आईटीसी का था ना। हाँ, तो एक बार फटाफट से मेरे को रिवाइज करवा दो। सर लास्ट क्लास में आईटीसी की अमेंडमेंट हमने की थी, टोटल 7-8 अमेंडमेंट हमने की थी। बस अभी 2 मिनट रुको, अमेंडमेंट हम ही रिवाइज करवा देते हैं। अब सामने कद्दू कलर का बच्चा बैठा, ओए ओए बताओ ना अमेंडमेंट लो सर। अब देखो, अमेंडमेंट नंबर 1 आपने करवाई थी आईटीसी के चैप्टर में। आपने उसके अंदर ये कहा था, क्या कहा था कि सेक्शन 16(2) में जो कंडीशंस होते हैं उसमें एक कंडीशन अब नई ऐड हो गई है। और वो कंडीशन नई ऐड कौन सी हुई थी कि रिसीवर जब आईटीसी क्लेम करेगा तो रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो ना हो रहा हो, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो हो रहा हो, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो होगा तो अब वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अमेंडमेंट नंबर 1 कल हमने डिस्कस की थी। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 कल हमने कौन सी डिस्कस की थी? अमेंडमेंट नंबर 2 ये निकल के आ रही है कि अब आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट चेंज हो चुकी है। अब लास्ट डेट क्या हो चुकी है कि अगले साल के 30 नवंबर, अगले साल का 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने के एक्चुअल डेट व्हिच एवर इज अर्लियर, वहां तक आईटीसी क्लेम करना है। फिर तीसरी अमेंडमेंट हमने की थी डेबिट नोट वाले केस में कि अब जो इनवॉइस, चाहे वो रियल इनवॉइस है चाहे वो डेबिट नोट है, दोनों केस में आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट, अब ध्यान रखना टाइम लिमिट 30 नवंबर है, बट इनवॉइस की टाइम लिमिट इनवॉइस से काउंट करेंगे, डेबिट नोट की टाइम लिमिट डेबिट नोट से काउंट करेंगे। बस ये बात ध्यान दो, जबकि पहले लो थोड़ा सा अलग था, बट अब क्या होगा, जब इनवॉइस की बात होगी जिस साल वो इनवॉइस होगा उससे अगले साल की 30 नवंबर। ऐसे डेबिट नोट वाले केस में क्या होगा, जिस साल भी डेबिट नोट इशू करेंगे उससे अगले साल की 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये अमेंडमेंट नंबर 3 आपने की थी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 4 आपने क्या कहते हैं? अमेंडमेंट नंबर 4 याद करो। अमेंडमेंट नंबर 4 के अंदर मैंने कहा था 17(5) में लीजिंग वाले केस में, याद करो लीजिंग का आईटीसी ब्लॉक होता है, बट गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि लीजिंग सारी नहीं, अगर व्हीकल की लीजिंग हो रही है, अगर वेसल की लीजिंग हो रही है, अगर एयरक्राफ्ट की लीजिंग हो रही है, इनका आईटीसी ब्लॉक है। इनको छोड़ के किसी भी आइटम को लीज पे दोगे उस केस में जो भी जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लीजिंग वाले हर केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है, सिर्फ वेसल वाले केस में है, व्हीकल वाले केस में है और एयरक्राफ्ट वाले केस में है। अगला पॉइंट फिर मैंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जांपल ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है, मान लो फूड एंड बिवरेज की सर्विस है, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस है, फिटनेस सेंटर की सर्विस है, लीव ट्रैवल कंसेशन की सर्विस है, अगर ये सर्विस देना
स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। ये पॉइंट मैंने कल आपको बताया था अमेंडमेंट क्लास के अंदर, कि जो प्रोविजो थी जो ये बात कहती थी कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाले केस में आईटीसी मिलेगा, वो सिर्फ पॉइंट नंबर 3 के साथ नहीं है, वो सबके साथ थी। मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रही कि 17(5)(b) में जितने पॉइंट लिखे हुए थे, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर लेगा जी। ये आपकी नेक्स्ट अमेंडमेंट थी। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हमने क्या की, जीएसटीआर 2। अब जीएसटीआर 2 डिलीट हो चुके हैं, तो जहां जहां जीएसटीआर 2 था उन्होंने डिलीट कर दिया। ये बिल्कुल बेकार के अमेंडमेंट थी, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। फिर लास्ट अमेंडमेंट मैंने कहा था कि आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। याद करो 180 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आईटीसी आपको पे करना पड़ता है। कब पेमेंट करोगे, जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, और विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। हेलो अंकल, ओए इधर देखो ध्यान से, विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, ये बात ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें कल हमने वहां पे डिस्कस की थी। तो ये सारी अमेंडमेंट से आईटीसी की। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं ये मत सोचें कि आईटीसी की अमेंडमेंट इतनी जल्दी करवा दी है। कल ऑलरेडी हम 1 घंटा लगा चुके हैं। ये सुपर से भी ऊपर फास्ट रिवीजन थी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा। बस मेरे को यह था कि एक बार फटाफट से मैं गो थ्रू करवा दूं। मेन बस आपकी 3-4 अमेंडमेंट है। एक मेन अमेंडमेंट कौन सी है, कंडीशन नहीं ऐड हुई है। फिर अमेंडमेंट कौन सी है, आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट चेंज हुई है। फिर मेन अमेंडमेंट कौन सी है कि लीजिंग वाले केस में हर केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है, सिर्फ व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट वाले केस में ब्लॉक है, बाकी सब केस में आईटीसी मिल जाएगा। और वो जो मैंने कहा था स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट, वो उन तीनों वाले केस में एप्लीकेबल होगा। ये मेन अमेंडमेंट है, बाकी छोटी छोटी है जी। ठीक है जी, चलो जी अब स्टार्ट करें आज के अमेंडमेंट जी। अब सारे बच्चे एक बार सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, कमर सीधी करो, कमर सीधी करो पहले। नालायक कहीं के भाई साहब, कई बच्चे तो ऐसे मुड़ के अदरक की तरह बन के बैठे हैं। नालायक को सीधो के बैठ जाओ, कौन सा तुम्हारा बुढ़ापा बोल गया क्या? मतलब अभी तुम 22 20 साल के हो नहीं, मतलब देख लो कैसे बैठे हो। हद है यार तुम्हारी भी। सीधो के बैठो। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जो अमेंडमेंट आज हम करेंगे, 2 चैप्टर के अमेंडमेंट करेंगे। एक तो अमेंडमेंट नंबर 1 कर रहे हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट की। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात बताओ यार, आप हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? सर हमें ना आपका समझ नहीं आ रहा। भाई जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट तो खत्म हो चुका है ना। अरे भाई चल यार गाबा सर भाई क्या पढ़ा रहे हैं भाई ये? भाई वो तो 5 साल का था। 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया तो 30 जून 22 को वो खत्म हो गया। तो अब तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमने कहीं देखा तब तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भूल कैसा मत बोल देना सर। अब सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट नंबर 1 मैं वही करवाने जा रहा हूं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट जो आपने पढ़ा था 5 साल के लिए, अब वो एक्सटेंड हो चुका है 31 मार्च 2026 तक। 5 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए। बट अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% बच्चे जो इस अमेंडमेंट को पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं पता मे बी आपने सही पढ़ी होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने गलत ना पढ़ी हो। तो बहुत ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबको ये तो पता है, अपने आप दोस्तों से पूछ लोगे ना, सबको ये तो पता है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट एक्सटेंड हो गया। सबको पता है। कितने साल के लिए एक्सटेंड हो गया? सब बोलेंगे 4 साल के लिए हो गया। कब तक हो गया? 31 मार्च 26 तक हो गया। ये बातें सबको पता है, बट उनको ये नहीं पता ये एक्सटेंड क्यों हुआ है। मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं ना, मेरी फैमिली के बच्चों को सबसे अलग करेगी और आप अप्रिशिएट करोगे अमेंडमेंट खत्म होने के बाद, सर वाकई आपने कमाल कर दिया। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बार जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, पहले मुझे ये बताओ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट क्यों लगाती थी? कुछ याद आ रहा? हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो सिन आइटम पर था और लग्जरी आइटम पर था, वो गवर्नमेंट क्यों लगाती थी? अरे वो सर गवर्नमेंट सर इसलिए लगाती थी ना, आपने वो कहा तो था स्टार्टिंग में कि स्टेट गवर्नमेंट को घबराहट हो रही थी। वो राहुल गांधी जी को लग रहा था कि अगर हमें नुकसान हो गया जीएसटी आने से फिर क्या होगा। फिर आपने कहा था, वो वादा किया था कि हम कॉम्पनसेट करेंगे। फिर आपने वो अरुण जेटली वाली कहानी सुनाई थी कि देश के सारे नशेड़ी को पकड़ लो। फिर नशेड़ियों पर सेस लगा दिया, सिगरेट पर लगा दिया, पान मसाला पर लगा दिया, फिर गाड़ियों पर लगा दिया। फिर आपने कहा था वो जो सेस का पैसा आता है उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं, स्टेट को लॉस ना हो। तो मतलब यही पर्पस था। तो क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। बट अब सुना ध्यान से, अब जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से वादा किया था कि हम तुम्हें 5 साल तक कंपनसेट करेंगे, 5 साल के बाद कंपनसेट नहीं करेंगे। और ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी एग्री किया था कि ठीक है तुम हमें 5 साल तक कंपनसेट करना, उसके बाद कंपनसेट मत करना। अब क्या हुआ, 30 जून 2022 को ना, क्या हुआ 30 जून 2022 को इस एक्ट को खत्म होना था, क्योंकि 5 साल हो गए थे। 5 साल कैसे हो गए? 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया, 30 जून 22 को 5 साल इसके हो गए। अब उससे पहले जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, हमने अपना पूरा वादा निभाया है, हमने 5 साल तक आपको कॉम्पनसेट किया। आपने कहा हमें नुकसान हो रहा है, हमने कॉम्पनसेट किया। बट एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा कि कोविड में हमें कितना नुकसान हुआ?
भाई हमने इतने सारे लोन उठा रखे हैं, अब उस लोन को हम रीपे कैसे करेंगे? मान लो अगर ये सेस आज खत्म हो जाता है, भाई हमारे भी तो खर्चे हैं ना यार। भाई उन्होंने बोला, राहुल गांधी साहब को बोला, देखिए 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 आप एक बात बताओ, हमारे भी तो खर्चे हैं, हमने आपको कंपनसेट किया, तो कम से कम अब मान लो अब ये 5 साल हो गए, तो हम ये चाहते हैं अभी ये सेस थोड़ा सा और लगता रहे। बट अब जो ये सेस लगे, ये इसलिए ना लगे कि हमें तुम्हें कंपनसेट करना है, ये इसलिए लगे कि जो हमारे खर्चे हैं, जो हमने लोन ले रखे हैं, उसको रीपे करने के लिए अब हम सेस लगाना चाह रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए, बट स्टेट गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने वादा किया था, आपने 5 साल हमें कॉम्पनसेट किया, अब आपका हमें कॉम्पनसेट करना नहीं बनता, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनली डिसाइड हुआ कि 2026 तक इस एक्ट को बढ़ाया जाएगा, 2026 तक सेस लगाया जाएगा। बट अब सेस लगाने का पर्पस ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना है, अब सेस लगाने का पर्पस ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उन्होंने जो लोन ले रखे हैं उसको रीपे करने के लिए गवर्नमेंट सेस लगा रही है। और मैं लिख के दे रहा हूं, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, 99% बच्चा रटने वाला। मैं सही बता रहा हूं सर, आप में से बहुत सारे बच्चे, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो रट के बैठे होंगे, आप उनसे पूछना, आज जाके पूछना, अरे भाई तुझे पता है वो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बढ़ गया? अरे इसमें क्या यार, बिल्कुल बढ़ गया, 2026 तक बढ़ गया। अरे भाई तुझे पता है वो 4 साल के लिए बढ़ गया? अरे भाई बिल्कुल बढ़ गया। तुझे पता है वो किस पर्पस के लिए बढ़ा है? एक बार दोबारा बोली, तूने क्वेश्चन क्या पूछा? अरे तुझे पता है क्या वो किस पर्पस के लिए बढ़ा? अरे भाई 4 साल के लिए बढ़ गया ना। अरे वो तो ठीक है, किस पर्पस के लिए बढ़ा उनको पता ही नहीं है। तो अपने दिमाग में एक बात लेके चला कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का पर्पस पहले अलग था, पर्पस अलग है। पहले पर्पस क्या था कि अगर स्टेट को नुकसान होगा वो हमें कॉम्पनसेट करना है। अब जो ये एक्सटेंड हुआ है वो उस पर्पस के लिए नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है वो पर्पस हमारा पूरा हो चुका है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब जो हमने एक्सटेंड किया 31 मार्च 26 तक के लिए, वो इस पर्पस के लिए किया कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमने भी लोन लिए हुए हैं, उस लोन को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट ने सेस एप्लीकेबल किया और जीएसटी काउंसिल की अप्रूवल मिली है, मतलब सारे एग्री हैं, तब जाके ये एक्ट हमारा एक्सटेंड हो गया 31 मार्च 26 तक। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात है सर, मजा दिलवा दिया आपने तो। सर एक बार दिखाना ऐसा कहां लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्सटेंडेड कब हो गया? मार्च 26 तक। अब देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। क्या लिखा हुआ है? द लेवी ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वॉज टू एंड 30 जून 2020, यहां पे खत्म होना था, बट द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लेवी ऑफ सेम टिल 31 मार्च 26 टू, किस पर्पस के लिए? ओए इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर देखो क्या लिखा है, टू किस पर्पस के लिए? टू रीपे द लोन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिए हुए हैं उसको रीपे करने के लिए इन द लास्ट 2 फिजिकल ईयर टू मेकअप द शॉर्टफॉल ऑफ देयर रेवेन्यू कलेक्शन। हाउएवर द period for which state would be compensate has not been extended beyond 30 जून 22, मतलब 30 जून 2022 के बाद ये पैसा स्टेट को कंपनसेट करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। ये पैसा, इसका एक्सक्लूसिव पर्पस क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन है उसको रीपे करने के लिए अब गवर्नमेंट ये लगाना चाह रही है। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है 2 साल, आप कह रहे हो 4 साल। अरे नालायक वो लाइन पढ़ो क्या लिखा है। वो लाइन ये लिखी है कि पिछले 2 साल में जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए उसको रीपे करना है, उसकी रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट 2026 तक अब ये सेस एप्लीकेबल कर रही है। बस ये बात ध्यान दो। तो सारे बच्चे मेरे को सोच के आंसर देंगे। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, हाँ जी, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि बताओ क्या सेस एक्सटेंड हो चुका है? यस हो चुका है। कब तक हो चुका है? सारे बच्चे एक बार डेट लिखो, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में डेट लिखो। कसम लगेगी माता नहीं पाप लगेगी गंदे वाला, देखना रात को सपनों में आएगी। जिसके जिसके एग्जाम है सारे बच्चे एक बार लिखो कब तक एक्सटेंड हो गया? सर एक्सटेंड हो गया 31 मार्च 26। पर्पस क्या है? पर्पस स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना, आंसर इज नो। फिर पर्पस क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में लोन लिए हैं उस लोन को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट ने सेस एक्सटेंड किया है। बस ये बात ध्यान दो। तो अमेंडमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। तो है तो बिल्कुल बेसिक सी थी, बट उसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट था। अमेंडमेंट नंबर 1 क्या है? सेस को बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 26 तक कर दिया गया है, बट पर्पस चेंज कर दिया गया है। अब पर्पस स्टेट को कंपनसेट करना नहीं है, अब पर्पस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए हैं उसको रीपे करने के लिए अब सेस इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपके नोट्स है ना, उस नोट्स में चेंज कर लेना। उस नोट्स में चेंज क्या करना है? चेंज क्या है?
याद करो पहले होता था बेस ईयर 15-16, अब वो खत्म हो चुका है। ग्रोथ रेट 14% की, अब वो खत्म हो चुकी है जी। वो उसमें लिखा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना है, अब वो पॉइंट खत्म हो चुका है। अब सिंपल सा एक पॉइंट है कि जो ये सेस एक्सटेंड हुआ है वो किस पर्पस के लिए हुआ है जी? वो इस पर्पस के लिए हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोन है उसको रीपे करने के लिए अब 2026 तक ये सेस एप्लीकेबल हो चुका है। बस एक बात ध्यान दो जी। डन है जी। चलो जी, अब जाके अमेंडमेंट नंबर 1 हमारी खत्म हो चुकी है। तो फाइनली अब ये सेस हमारा एक्सटेंड हो चुका है, अब ये एक्ट हमारा बढ़ चुका है 31 मार्च 26 तक जी। अब जो अगला चैप्टर हमारा निकल के आ रहा है दैट इज पेमेंट अंडर जीएसटी, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सीधो के बैठो, पहले एक बार सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो नालायक। मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लेट के क्लास देख रहे हो, आपको आपको खुद नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो? अब ये सामने बच्चा ऐसे पैर के ऊपर पैर ऐसे रख के बैठा है, मतलब कुछ नहीं लग रहा आपको? हंसने की बातें मैं हंसो मत मेरे सामने, हंसो मत, मैं फिर कह रहा हूं हंसो मत, नालायक कहीं के। सीधो के बैठो बिल्कुल। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पेमेंट अंडर जीएसटी, इसके अंदर भी अमेंडमेंट छोटी छोटी है बट अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले एक बात मेरे को बताओ, आप में से किस किस बच्चों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि आपको मैंने पेमेंट के चैप्टर में कहा था कि हर पर्सन अपने पोर्टल पे 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। सर एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? मैंने बोला आप में से किस किस बच्चे को याद है कि हर पर्सन अपने जीएसटी पोर्टल पे 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है? हाँ सर हमें याद है, वो 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही थे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो वाले थे ना, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी पेड और पेबल, वो स्टॉक कितना बचा हुआ है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हो क्या? इधर आओ, इधर आओ नालायक। मैंने कहा ये बोला कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, मैंने क्या बोला? अपने पोर्टल पे वो 3 लेजर मेंटेन करता है। कौन कौन सी लेजर होती हैं? याद करो, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होती है, हाँ यही बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होती है जी। अब चेंज जो आए हैं ना वो आपके कैश लेजर के अंदर आए हैं। मतलब अच्छा एक बार बताना, वैसे लाइबिलिटी लेजर में क्या होता है? जितनी भी आपकी टोटल देनदारी होती है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे वो इंटरेस्ट की है, चाहे वो पेनल्टी की है, जो टोटल देनदारी है, जितना पैसा टोटल मुझे गवर्नमेंट को देना है, वो सारा का सारा लाइबिलिटी लेजर के अंदर होता है। और जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, जो मेरे को क्रेडिट लेना है, वो सारा का सारा कहां पे होगा? क्रेडिट लेजर के अंदर होगा। और जो नेट मुझे पेमेंट करनी होगी कैश में, वो सारी की सारी कैश लेजर के अंदर होगी। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आप अप्रिशिएट करोगे, आप मुझे बताओगे, आपको मैंने कहा था कैश लेजर के अंदर अगर पैसा जमा करवाना है तो वो कैसे होता है? वो डेबिट कार्ड से होता है, क्रेडिट कार्ड से होता है, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, और फिर 10,000 तक की आप ओवर द काउंटर मतलब बैंक में जाके जमा करवा सकते हो। अब उसमें ना इन्होंने 2 मोड और ऐड कर दिए। अब 2 मोड इन्होंने और ऐड कौन से कर दिए कि अगर कैश लेजर में अगर आपको पैसा जमा करवाना है, आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। आप समझते हो, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इसमें यूपीआई कनेक्टेड होती है, तो आप यूपीआई के थ्रू भी कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करवा सकते हो। और फिर दूसरा गवर्नमेंट करिए आईएमपीएस। इट मींस पहले क्या था? आरटीजीएस था, पहले एनईएफटी था, आईएमपीएस नहीं था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आईएमपीएस के थ्रू भी तुम कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करवा सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक अमेंडमेंट आई है। कैश लेजर में पैसे जमा करवाने के 2 तरीके इन्होंने और ऐड ऑन कर दिए हैं। तुम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, तुम आपका आईएमपीएस के थ्रू भी कर सकते हो। ये अमेंडमेंट नंबर 1 है। देखो यहां पे क्या लिखा है जी। तो 2 नए मोड इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। कौन कौन से? अगर तुम्हें जमा करवाना है कैश लेजर के अंदर तो तुम यूपीआई और आईएमपीएस इसके थ्रू भी पैसा जमा करवा सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक से अमेंडमेंट आई है। तो बताओ कौन कौन से मोड हो गए? अगर मेरे को जमा करवाना है कैश लेजर के अंदर पैसा तो कैसे कराऊंगा? डेबिट कार्ड से करवा सकता हूं, क्रेडिट कार्ड से करवा सकता हूं, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया। और अगर मेरे को ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है, मतलब बैंक में जाके पेमेंट करनी है, तो 10,000 तक की पेमेंट मैं ओवर द काउंटर भी कर सकता हूं। बस ये बात ध्यान दो। ये आई है अमेंडमेंट नंबर 1। अब जो अमेंडमेंट नंबर 2 आई है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट आई है। अब मैं चाहता हूं इस पे मैं काफी सारा टाइम लगाऊं, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा जी। अब सारे बच्चे एक बार सीधो के बैठ जाओ, सारे बच्चे बिल्कुल एक बार सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, ओए सीधो के बैठो बिल्कुल, नालायक। अब सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है? देखो अमेंडमेंट नंबर 2 का ना अगर आप चेक करोगे, मैंने बेर एक्ट भी लिखा हुआ है और सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस भी है और यहां पे बेर एक्ट भी है। अब सुना पहले अमेंडमेंट नंबर 2 आई क्या है? एक बात मेरे को बताओ, आप में से कौन कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि क्रेडिट लेजर को हम यूज कहां पे कर सकते हैं? क्रेडिट लेजर एक बार सर दोबारा क्वेश्चन बोलना, आपने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपका
क्रेडिट लेजर होता है, मान लो ये आपका पोर्टल है, अब पोर्टल में लाइबिलिटी लेजर भी है, क्रेडिट लेजर भी है, तो क्रेडिट लेजर को आप यूज कहां कर सकते हो, यूज कहां कर सकते हैं? अरे सर वही कर सकते हैं ना, आपने हमें बताया तो था क्लास में कि क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है। बोलो मेरे पीछे, बोलो, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है। बोलो बेटा बोलो, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है, और पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज किया जाता है। जो लोग पापी होते हैं, जो लोग दोषी होते हैं, जो लोग फ्रॉड होते हैं, वहां पर क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। मतलब क्रेडिट लेजर आप यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी कौन से वाला? फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी। इट मींस अगर मेरे को जीएसटी पे करना है और वो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी पे करना है, क्रेडिट लेजर में यूज नहीं कर पाऊंगा, पेमेंट करेंगे कैश लेजर से। अगर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, फीस पे करनी है, चार्जेस पे करने हैं, सारी पेमेंट कहां से करेंगे? कैश लेजर। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, पवित्र वस्तु यूज करोगे पवित्र जगह पर, मतलब ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। अब एक बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल ये सारी बातें आपने क्लास के अंदर हमें बताई थी, अब इसमें चेंज किया है। अब एक बात मेरे को बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो, भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि मान लो आपकी लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटी निकल के आ रही है सीजीएसटी की, मान लो 20,000, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है सीजीएसटी का 2,000 रुपए। भाई आपने पेमेंट में डिले कर दिया होगा, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। आपकी एसजीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आ रही है 10,000 रुपए, और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और ऐसे आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आ रही है 15,000 रुपए, और 3,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ये आपका बैलेंस बचा हुआ है लाइबिलिटी लेजर के अंदर। तो सोच के बोलो, अब सबसे पहले आपने ये बैलेंस जो बचा वो कैसे बचा होगा? ये बैलेंस ऐसे बचा होगा कि क्रेडिट लेजर आपने यूज कर लिया होगा, उसके बाद ये बैलेंस बचा होगा। इसका मतलब यह कि इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। अब क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी, हाँ जी भाई साहब, ओए क्या कहना ना करे, इधर देखो ना। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अब जो गवर्नमेंट को मुझे पेमेंट करनी है, तो इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? कैश लेजर के पास जाऊंगा। अब मैं कैश लेजर के पास आ गया, याद है कैश लेजर में दो हेड होते हैं, एक तो मेजर हेड होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 बोलो बोलो, एक मेजर हेड होता है, एक माइनर हेड होता है। आपको मैंने कहा था मेजर हेड कौन कौन से होते हैं, वो आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी हो गया, फिर यहाँ पे आपका सेस हो गया। फिर माइनर हेड कौन से होते हैं? ये टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, फिर अदर चार्जेस हो गया। ये माइनर हेड होता है, ये मेजर हेड होता है। याद आ रहा है कुछ आपको? फिर मैंने कहा था कि अगर आपको पेमेंट करनी है सीजीएसटी की 20,000 पे और 2,000 पे इंटरेस्ट की, तो अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने ये कहा था कि कैश लेजर में जिस भी जगह पे बैलेंस बचा है, क्या उसको आपस में क्रॉस यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मेरे को 20,000 रुपए का जीएसटी देना है, सीजीएसटी देना है, और मेरे बैलेंस सीजीएसटी में नहीं पड़ा, बट कैश लेजर में आईजीएसटी के अंदर मेरा 20,000 पड़ा है, तो क्या आईजीएसटी के टैक्स को जो कैश लेजर में है, क्या उसको सीजीएसटी में ट्रांसफर कर पाऊंगा? आंसर इज यस। अच्छा, क्या एसजीएसटी सीजीएसटी में कर पाऊंगा? आंसर इज यस। क्या इसका इंटरेस्ट का पैसा यहां कर पाऊंगा? यस। क्या यहां वाला पैसा वहां कर पाऊंगा? आंसर इज यस। आपको मैंने कहा था जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म नंबर फाइल करोगे और कैश लेजर को आपस में तुम कैसे भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्शन क्रेडिट को यूज करने में है, कैश को यूज करने में नहीं है। ये कब कराया था आपने? ये वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने पहले रेगुलर बैच सही ढंग से पढ़ा हुआ है या पुरानी अमेंडमेंट सही ढंग से पढ़ी है। ये मैंने कोई नई चीज नहीं बोली, ये अमेंडमेंट 1 साल पहले की है। ऐसे ऐसे आंखें घूर के मत देखो मैं तो घूर के मत देखो नालायक को, ये अमेंडमेंट 1 साल पहले की है। आप चेक कर लो, यूट्यूब के ऊपर पड़ी होगी, वहां पर मैंने कहा था कैश लेजर में अब फ्रीली क्रॉस यूज कर सकते हो। मतलब अब कोई कैश लेजर में दिक्कत नहीं है, सीजीएसटी वाला पैसा एसजीएसटी में डाल दो, एसजीएसटी वाला सीजीएसटी में डाल दो, सीजीएसटी वाला आईजीएसटी में डाल दो, आईजीएसटी वाला यूटी में डाल दो, यूटी वाला सीजी में डाल दो। मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी आपस में क्रॉस यूज कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फॉर्म भरना है जीएसटी पीएमटी 09, अगर वो फॉर्म भरोगे तो कैश लेजर को आपस में क्रॉस यूज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आई, सुना प्रॉब्लम क्या निकल के आई। जैसे मान लो मैं आपके सामने हूं मिस्टर वीजी, वाह भाई वाह, एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक देंगे, तोड़ दो लाइक का बटन, तोड़ दो। मैं कह रहा हूं यूट्यूब वाले भी आज कहें यार मजा आ गया इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मान लो मिस्टर वीजी हैं, मेरे मिस्टर वीजी हैं। मिस्टर वीजी का ना एक ऑफिस है लक्ष्मी नगर में, एक ऑफिस है, ठीक है। तो लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, तो ये मिस्टर वीजी का लाइबिलिटी लेजर है, ये
क्रेडिट लेजर है और ये कैश लेजर है, ठीक है। अब लाइबिलिटी पहले क्या किया, क्रेडिट को यूज किया लाइबिलिटी में, फिर आपकी बैलेंस लाइबिलिटी बच गई। तो बैलेंस जो लाइबिलिटी बची, मान लो वो बची सीजीएसटी की 10,000 पे, सीजीएसटी की 10,000 बची और उसका ये बचा 10,000 पे टैक्स और उसका इंटरेस्ट बचा 1,000 रुपए का, अच्छी बात है। फिर ऐसे आपकी एसजीएसटी की लाइबिलिटी बची 15,000 पे और 2,000 रुपए का इंटरेस्ट बचा। तो गवर्नमेंट ने कहा जा भाई तू कैश लेजर में जा। मैं कैश लेजर में चला गया। जब मैं कैश लेजर में गया तो यहाँ पे आईजीएसटी था, यहाँ पे सीजीएसटी था, यहाँ पे एसजीएसटी था और यहाँ पे मान लो सेस था, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे आईजीएसटी का टैक्स था, इंटरेस्ट था, पेनल्टी थी, फीस थी, अदर चार्जेस थे। अब आईजीएसटी में यहाँ पड़े हुए थे 5,000 रुपए, इंटरेस्ट में पड़े थे 500 रुपए और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे ही सीजीएसटी में यहां पड़े थे फॉर एग्जांपल मान लो 2,000 रुपए, यहां पड़े थे 100 रुपए, यहां पे कुछ भी नहीं था। ऐसे एसजीएसटी में यहां पड़े थे 15,000 रुपए, यहां पड़े थे 2,000 रुपए और यहां पे कुछ भी नहीं था। अब मैं कैश लेजर के पास आ गया, सोच के बोला पहले मेरे को एक बात बताओ, 15,000 रुपए एसजीएसटी की पेमेंट करनी है, कैश लेजर में एसजीएसटी के टैक्स का 15,000 पड़ा हुआ है, क्या मैं यूज कर लूंगा? यस। 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट का पैसा बचा हुआ है, क्या मैं यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। अब सोच के बोला अगर मेरे को सीजीएसटी का 10,000 रुपए देना है और कैश लेजर में आईजीएसटी के टैक्स में, मतलब मेजर हेड आईजीएसटी, माइनर हेड कौन सा है? ये 5,000 रुपए टैक्स है, तो गाइस 5,000 को मैं 10,000 में यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। क्या इस सीजीएसटी के 2,000 रुपए को 10,000 में यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। क्या ये 500 रुपए का इंटरेस्ट, आईजीएसटी का इंटरेस्ट का पैसा, क्या सीजीएसटी के इंटरेस्ट में यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। क्या सीजीएसटी का इंटरेस्ट 100 रुपए का यहां यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। बट क्या अभी भी मेरी लाइबिलिटी बची है? क्या अभी भी मेरी लाइबिलिटी बची है? बिल्कुल बची है। कितनी बची है? देखो 5 और 2 7, और जबकि लाइबिलिटी 10,000 रुपए है, तो 3,000 रुपए मेरा सीजीएसटी का टैक्स मेरा बचा जो मुझे और देना है। और फिर इंटरेस्ट मेरा कितना बचा है? मेरे को 1,000 रुपए देना था, 500 और 100 600 रुपए, तो 400 रुपए मेरे को इंटरेस्ट भी देना है। एक बार सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या यहां तक पल्ले पड़ा? सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो बस, क्या यहां तक पल्ले पड़ गया? नहीं पल्ले पड़ गया। बच्चा कह रहा तोते उड़ गए सर, तोते उड़ गए। भाई क्या कह दिया ये गाबा सर ने? भाई गाबा सर क्या कर रहे हैं यार, ये भाई क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं क्या? ये क्या बोल दिया सर ने? नालायक को मैंने ये बोला कैश लेजर में आपके 2 हेड होते हैं, मेजर और माइनर। तो आपको जब पेमेंट करनी होती है तो कैश लेजर को आप कैसे भी यूज कर लो, कोई भी पैसा कहीं ट्रांसफर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम मैंने की है। बट उसके बावजूद भी अभी पेमेंट मेरी और करनी बची है, क्योंकि मेरे को सीजीएसटी पे करना था 10,000 रुपए और कैश लेजर के अंदर है 5 और 2 7,000 रुपए, 3,000 मेरे बचे हैं। फिर इंटरेस्ट मेरे को देना है 1,000 रुपए और कितना वहां पे पड़ा हुआ है? 600 रुपए, 400 मुझे और देना है, मतलब इतना पैसा मुझे और देना है। अब इतना पैसा देना है, अब मैं क्या करूंगा? कैश लेजर में पैसे जमा करवाऊंगा और उसको यूज करूंगा। बट अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? प्रॉब्लम ये निकल के आती थी, जैसे मान लो मिस्टर वीजी की ना एक और ब्रांच भी है, मान लो पटेल नगर में। अब लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच ये भी रजिस्टर्ड है, पटेल नगर वाली ब्रांच ये भी रजिस्टर्ड है और सेम पैन में है, मतलब मेरा ही पैन नंबर है, पैन नंबर यहां भी मेरा है, पैन नंबर यहां भी मेरा है। आपको याद आ रहा है? आपको मैंने कहा था कि अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं सेम पैन में तो इन दोनों को हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। क्या क्या पर्सन कहते हैं? क्या? एक मिनट सर, आंख लग गई थी मेरी। ये सामने बच्चा नालायक कहीं का सोया पड़ा है, क्लास चल रही है अमेंडमेंट नालायकों। ये क्या हो गया बच्चे को? इधर देखो ध्यान से, क्लास चल रही है इधर, अमेंडमेंट, जीएसटी, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सुना आपने कभी? हैं? अभी नींद खुली है? कहां तक लास्ट कहां तक सुना था आपने? कॉम्पनसेशन सेस तक, वो तो आधा घंटा पहले खत्म हो चुका है नालायक। इधर देखो ध्यान से चल क्या रहा है, सुना ध्यान से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैंने कहा था कि अगर सेम पैन में 2 रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं तो इन दोनों को ना हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। याद करो, शेड्यूल नंबर 1 पैरा 2 में लिखा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, इनको भी हम सप्लाई में कवर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, मान लो सारी लाइबिलिटी मैंने लक्ष्मी नगर वाली पे कर दी, इतनी लाइबिलिटी मेरे को भी और देनी है, और मेरी एक और ब्रांच है पटेल नगर के अंदर, उसके कैश लेजर के अंदर ना बैलेंस बचा हुआ है, मतलब उसके कैश लेजर में बैलेंस मेरा बचा हुआ है। अब बैलेंस मेरा वहां पे बचा हुआ है तो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट, तो मेरी ना एक पटेल नगर में ब्रांच है, तो मैं वहां से कैश लेजर के अंदर मेरा बैलेंस है, तो क्या मैं वहां से यहां पैसा ट्रांसफर कर लूं? भाई वो मेरी ही ब्रांच है, मेरा ही पैसा है, सेम पैन है। गवर्नमेंट ने कहा तेरी ऐसे की तैसी, कैसे ट्रांसफर कर लेगा? भाई मैंने कहा गवर्नमेंट मेरी तो ब्रांच है ना वो। गवर्नमेंट ने कहा ओए सुन मेरी बात, जो हमने क्रॉस
यूटिलाइजेशन पॉसिबल की है वो सेम ब्रांच में की है, डिस्टिंक्ट पर्सन में नहीं किया हमने। मैंने कहा बट गवर्नमेंट वो ब्रांच तो मेरी है, सेम पेन है। हाँ भाई हो ना, दूसरा पेन हो, मेरी वाइफ की ऑफिस हो, मेरी वाइफ का पैन कार्ड हो, पैन कार्ड मेरा। तो अगर मेरा पैन कार्ड है, माना मेरे दो ऑफिस हैं, तो आपस में क्रॉस यूज करने दो ना, मेरा पैसा वहां बचा हुआ है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। गवर्नमेंट ने कहा सुन लो मेरी बात, ऐसा यूज नहीं कर सकता। मैंने कहा गवर्नमेंट अच्छा एक बार और सोच लो, क्या मैं यहां के पैसे को यहां यूज कर लूं? गवर्नमेंट ने कहा सोच लिया नहीं कर सकता। मैं कहा एक बार और सोच लो। गवर्नमेंट ने कहा रुक, नहीं कर सकता। मैं कहा पक्का नहीं कर सकता ना? गवर्नमेंट ने कहा हाँ। मैं कहा ठीक है, फिर ऐसा करो, पटेल नगर वाली जो ब्रांच मेरी है उसके कैश लेजर में जो पैसा मेरा बचा हुआ है लाओ, रिफंड लाओ। भाई आपके लॉ में लिखा हुआ है ना, एक चैप्टर आपने क्या होगा रिफंड का, उसके अंदर क्या लिखा था? कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। मैंने कहा लाओ मेरा रिफंड लाओ। अब मैंने कहा आप मुझे रिफंड दोगे? गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल देंगे। मैं कहा एक बात बताओ, आप मुझे रिफंड दोगे, फिर मैं रिफंड लूंगा, फिर ये पैसा मैं अपने इस लेजर में डाल दूंगा, तुक बन रहा है कोई? नहीं आप खुद बताओ, गवर्नमेंट कोई तुक बन रहा है? मतलब मेरा पैसा है, पहले मैं रिफंड लूं, फिर दोबारा इस लेजर में डाल दूं, फिर यूज कर लूं। अरे भाई एक ही तो बात हो रही है, क्या कर रहे हो गवर्नमेंट तुम? अब गवर्नमेंट ने कहा यार 2 मिनट रुक जा यार, सोचने दे पहले कि अगर सेम पेन में दो ऑफिस हैं और वो भी ऑफिस है तेरा, ये भी ऑफिस तेरा है, और अगर हम उसको यूज करने से मना करते हैं तो हमसे रिफंड मांगेगा, फिर रिफंड लेने के बाद तू यहां जमा कराएगा, फिर तू इसको यूज कर लेगा। बात तो एक ही है, बल्कि कंप्लाइंस और बढ़ गए। मैं कहा मैं वही तो कह रहा हूं यार, तुम सोचो छोटी बच्ची हो क्या तुम? मैं कहा मैं वही तो कह रहा हूं भाई, जब मेरी कोई ब्रांच है, मेरी डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उसमें कैश लेजर के अंदर जो बैलेंस है तो मेरे को यूज करने दो ना। तो फाइनली आप समझ सकते हो, अब सेक्शन 49 में ये अमेंडमेंट आ चुकी है। अभी तक आपने क्या लो पढ़ा था कि अभी तक आपने ये लो पढ़ा था कि भैया अगर मान लो लक्ष्मी नगर की ब्रांच है तो लक्ष्मी नगर के कैश लेजर को आपस में कैसे भी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब गवर्नमेंट यहां पे अमेंडमेंट लेके आ चुके क्या कि डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर के बैलेंस को तुम यूज कर सकते हो, तुम ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर्म नंबर वही सेम रहेगा, जीएसटी पीएमटी 09। बट अब ये तो रट के बैठा पूरा इंडिया, ये रट के बैठा पूरा इंडिया। सबको क्या रटवा दिया गया है कि डिस्टिंक्ट पर्सन वाले कैश लेजर को यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूं एक्ट में क्या लिखा हुआ है, आप अप्रिशिएट दोबारा करोगे कि जो मैं इतना टाइम अमेंडमेंट के ऊपर लगा रहा हूं वो किसी वजह से लगा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। अब देखना फर्क पता लगेगा बाहर वाले बच्चों में और आप सब में फर्क पता लगेगा। बाहर वाले बच्चों को अमेंडमेंट पता है, उनको पता है क्या पता है? उनको ये पता है कैश लेजर अब हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का भी। मतलब अगर मेरी दूसरी ब्रांच है उसका कैश लेजर मैं यहां पे यूज कर लूंगा, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 9 है। इतना उसको पता है, इतना सबको पता है। बट क्या नहीं पता, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब एक बार ध्यान से पढ़ना, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे जी, इधर देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना। सर यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, बेयर एक्ट में क्या लिखा है। कह रहे हैं ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी, मतलब सीजीएसटी का बैलेंस है, टैक्स का है, इंटरेस्ट का है, पेनल्टी का है, फीस का है, आप यूज कर सकते हो। कहां पे यूज कर सकते हो, कहां ट्रांसफर करोगे? आईजीएसटी में कर सकते हो, सीजीएसटी में करोगे, एसजीएसटी में करोगे, यूटीजीएसटी में करोगे, टैक्स में करोगे, सेस में करोगे, सब जगह कर सकते हो। और अब ये आया है न्यू क्लोज, अब ये न्यू क्लोज है। और गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, कहां कर सकते हो? अब सीजीएसटी का पैसा तुम यूज कर सकते हो, कहां यूज कर सकते हो? आईजीएसटी और सीजीएसटी ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। एक बार दोबारा पढ़ लो क्या लिखा है। कैश लेजर में जो बैलेंस है सीजीएसटी का, उसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो किस में यूज करने के लिए? आईजीएसटी और सीजीएसटी। अब चेक करो, एसजीएसटी बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ। एक बार ध्यान से पढ़ लो, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है और मैंने स्पेशली बेयर एक्ट लिखा इसलिए है ताकि आपको पता लगे लॉ में क्या लिखा है। एसजीएसटी नहीं लिखा हुआ, यूटीजीएसटी नहीं लिखा हुआ। आप चेक कर लो सर उसमें क्या लिखा है कि अगर तुम कैश लेजर डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करोगे तो सीजीएसटी का पैसा तुम ट्रांसफर कर सकते हो किसकी पेमेंट के लिए? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। मतलब अगर मान लो मेरी ब्रांच एक आपकी पटेल नगर में है, ब्रांच एक मेरी पटेल नगर में है, मुझे भुगतान करना है एसजीएसटी का, तो सीजीएसटी का पैसा वहां पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को मैं इसकी
एसजीएसटी की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकता, सिर्फ पेमेंट करूंगा सीजीएसटी की और आईजीएसटी की। इसको छोड़ के कोई भी टैक्स होगा उसकी पेमेंट करने के लिए मैं कैश, लेजर, डिस्टिंक्ट पर्सन का यूज नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ अपना यूज कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। गाबा सर क्या बोल दिया आपने? एक बार दोबारा, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। एक बात बताओ, अभी तक कैश लेजर में क्या कोई दिक्कत थी? लक्ष्मी नगर का ऑफिस है, लक्ष्मी नगर का कैश लेजर है, चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी में करूं, एसजीएसटी सीजी में करूं, सीजी आईजी में करूं, आईजी सीजी में करूं, इंटरेस्ट में करूं, पेनल्टी में करूं, क्रॉस यूज पॉसिबल है। गवर्नमेंट का आज भी पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि जब तुम दूसरी अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो पैसा ट्रांसफर करोगे सीजीएसटी का, मतलब वहां से पैसा लेकर आओगे सीजीएसटी का, और जो यूज करोगे वो पेमेंट अगर तुम्हें करनी होगी सीजीएसटी और आईजीएसटी, उसकी पेमेंट में यूज करोगे, किसी और की पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। अब एक बात मेरे को बताना, इस क्वेश्चन में मेरे को पेमेंट किसकी करनी है? सीजीएसटी की। तो क्या मैं सीजीएसटी की पेमेंट करने के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन का कैश लेजर यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस। बट अगर यही पेमेंट मुझे करनी होती है एसजीएसटी की, आवाज मार देना हाँ जी भाई साहब, क्या कहने लग रहे? इधर देख ले, अरे छोरे इधर देख, इधर देखने लग रहा भाई, क्या चल रहा, क्या चल रहा भाई, क्या चल रहा, क्या चल रहा, इधर चलन लग रहा सारा कुछ, ये चलन लग रहा बिल्कुल सामने, देख ले मेरे छोरे। हाँ, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड हरियाणवी, इधर देखो ध्यान से। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सीजीएसटी की पेमेंट करने के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन कैश लेजर यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें पेमेंट करनी है एसजीएसटी की, उसकी पेमेंट के लिए तुम यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ध्यान से पढ़ना, देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड across major minor head of electronic cash ledger is already permissible, ये पहले परमिसेबल था अंडर द जीएसटी लॉ। फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2022 ए रजिस्टर्ड पर्सन मे ट्रांसफर एनी बैलेंस अवेलेबल अंडर सीजीएसटी मेजर हेड। मतलब अगर सीजीएसटी मेजर हेड के अंदर कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, किसकी पेमेंट के लिए? टू सीजीएसटी और आईजीएसटी मेजर हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि सीजीएसटी का कैश लेजर का पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसकी पेमेंट करने के लिए? सीजीएसटी और आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए। मतलब कैश लेजर में अगर तुमने पेमेंट करनी है एसजीएसटी की, उसकी पेमेंट के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन का सीजीएसटी यूज नहीं होगा जी, जबकि खुद का यूज हो जाता है बट डिस्टिंक्ट पर्सन का यूज नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कह रहा है क्रक्स, क्रक्स क्या आ रहा है? क्रक्स बस ये आ रहा है कि अगर मेरे खुद का ऑफिस है, मैं जैसे मर्जी करूं, आपस में क्रॉस यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को डिस्टिंक्ट पर्सन का यूज करना है तो यूज कर सकता हूं, वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, बट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी लाइबिलिटी या सीजीएसटी का इंटरेस्ट जो भी है, ठीक है, या आईजीएसटी का टैक्स, आईजीएसटी इंटरेस्ट जो भी यूज करूंगा, बट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा, यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। आपको मैंने ऊपर बेर एक्ट भी दिखा दिया और ये नीचे सिंपल लैंग्वेज भी है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये बातें आधे बच्चों को पता ही नहीं है, बस आधे बच्चे ये रटके बैठे हैं कि यूज डिस्टिंक्ट पर्सन कर सकते हो। यस कर सकते हो, अमेंडमेंट आ चुकी है, बट कहां कर सकते हो? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, नॉट फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और इवन सेस। आप चेक कर लो, लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। तो ये आपका मैंने क्रक्स यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आप इसको अगर पढ़ लोगे सारी बातें क्लियर। और एक बात और ध्यान देना, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से पैसा लेके आ रहे हो तो बस इतनी सी बात ध्यान देना कि कोई लाइबिलिटी उसकी बैलेंस ना बची हो। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा ना हो कि खुद की लाइबिलिटी पे करनी है और पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आंसर इज नो। मतलब पहले वहां की लाइबिलिटी जीरो हो चुकी होगी, फिर वहां से पैसा यहां पे ट्रांसफर होगा, नहीं तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। और फॉर्म नंबर वही है जीएसटी पीएमटी 09। बस ये बात ध्यान दो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? सर एक बार हम दोबारा से बताएं, अभी तक आपने पेमेंट वाले चैप्टर में कौन सी अमेंडमेंट कराई है? बताओ। दो अमेंडमेंट कराई हैं। एक तो कैश लेजर में पैसे जमा करवाने के दो तरीके और आ गए हैं, आईएमपीएस और यूपीआई, बहुत बढ़िया। और दूसरी सर अमेंडमेंट आई है, कैश लेजर को हम आपस में क्रॉस यूज कर सकते थे पहले, ठीक है, बट दिक्कत ये आती थी, कुछ लोगों ने कहा कि मेरी दूसरा ऑफिस है, सेम पैन में है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो हमें लाइबिलिटी पे करनी है, बट कैश लेजर के अंदर पैसा है नहीं, बट हमारी उस ब्रांच के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या उसको यहां ट्रांसफर कर सकते हैं? पहले गवर्नमेंट ने कहा था नहीं कर सकते, तुम पहले खुद जमा कराओ, उसके पैसे उसके हैं, उसको यूज नहीं कर पाओगे। फिर लोगों ने कहा ठीक है, फिर हमें रिफंड दे दो, हम यहां पे जमा करवा देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार बात तो एक ही होगी। मैंने कहा वही तो कहा, बात एक हो गई, तो बेटर ये है तुम यूज करवाने। तो गवर्नमेंट ने कहा चल ठीक है, अभी जो हम यूज करवाने दे रहे हैं वो यूज करवाने देंगे, आप पैसा वहां से निकाल लो सीजीएसटी का, ठीक है,
बट यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। मतलब सीजीएसटी का चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट पेनल्टी हो, कुछ भी हो, तुम यूज कर सकते हो। आईजीएसटी का टैक्स हो, इंटरेस्ट पेनल्टी यूज कर सकते हो। बट तुम अगर पेमेंट करना चाहते हो एसजीएसटी की या यूटीजीएसटी की, तो उसकी पेमेंट के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन का कैश लेजर यूज नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? पक्का पक्का, ठीक है। अब आप मेरे को क्वेश्चन का बस आंसर दे देना। अब देखते हैं कितने बच्चों को मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं। सर आपने क्वेश्चन करवा दो, मजा सा आ जाएगा। अच्छा लिखो, चलो फिर लिखना है लिख लेना। ये मिस्टर वीजी है और इसकी एक ब्रांच है लक्ष्मी नगर में, एक ब्रांच है पटेल नगर में, ठीक है जी। अब यहां पे लाइबिलिटी लेजर, फिर ये क्रेडिट लेजर और फिर ये कैश लेजर, ठीक है। लाइबिलिटी लेजर में आईजीएसटी का टैक्स देना है मान लो 10,000 रुपये, और भगवान झूठ ना बुलवाए उसका इंटरेस्ट देना है 2,000 रुपये। सीजीएसटी की लाइबिलिटी देनी है 15,000 रुपये, इंटरेस्ट देना है 1,000 रुपये। और एसजीएसटी की लाइबिलिटी देनी है 8,000 रुपये, इंटरेस्ट देना है 2,000 रुपये, ठीक है जी। क्रेडिट लेजर, आपने आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है मान लो 8,000 रुपये, और सीजीएसटी का क्रेडिट लेना है आपने क्रेडिट लेना है जैसे मान लो यहाँ पे आपने 16,000 रुपये का, ठीक है। और एसजीएसटी का क्रेडिट लेना है आपने मान लो 4,000 रुपये का। अब पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये 8,000 रुपये मैं आईजीएसटी में यूज कर सकता हूँ? यस, ये तो मेरा क्रेडिट लेजर है, तो ये 8,000 रुपये खत्म हो गए। ये 10,000 में से 2,000 मेरा बैलेंस बच गया जो मेरे को भी देना है। अब ये 16,000 रुपये है, 16 से पहले खत्म करूंगा सीजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी की हत्या हो चुकी है, अब सीजीएसटी पे हो। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी, ये 15 खत्म हो गए, 1,000 बचे। उस 1,000 से आईजीएसटी खत्म करोगे तो 1,000 रुपये आईजीएसटी का मेरे को भी देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 4,000 से खत्म किया 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये ये देने हैं। तो नेट मेरा भुगतान कितना आ गया कि आईजीएसटी का मेरे को टैक्स देना है 1,000 रुपये का, इंटरेस्ट देना है मेरे को 2,000 रुपये का, ठीक है। सीजीएसटी का टैक्स मेरे को देना नहीं है, इंटरेस्ट मेरे को देना है 1,000 रुपये का, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, वो कैश लेजर से ही जाएगा। और एसजीएसटी का टैक्स मेरे को देना है 4,000 रुपये, इंटरेस्ट मेरे को 2,000 रुपये देना है। इतना मेरे को पेमेंट अभी करनी है। अब मैं आ गया कैश लेजर में। जब कैश लेजर के अंदर आया तो यहाँ पे मेजर हेड था आईजीएसटी, यहाँ था सीजीएसटी, और यहाँ मान लो था एसजीएसटी, ठीक है। ये उसका टैक्स है, ये उसका इंटरेस्ट वाला कॉलम है, ये पेनल्टी वाला कॉलम है, ये सेस वाला कॉलम है, अदर चार्जेस वाला कॉलम है। अब यहाँ पे मान लो पड़े थे 500 रुपये, ठीक है, और इंटरेस्ट के अंदर पड़े थे फॉर एग्जाम्पल 1,500 रुपये, ठीक है, और यहाँ कुछ था नहीं। ऐसे ही सीजीएसटी में भगवान झूठ ना बुलवाए यहाँ कुछ पड़ा नहीं है, इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है 500 रुपये, और यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है। एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए यहाँ पड़े हैं 2,000 रुपये, और यहाँ पे पड़े हैं मान लो 2,000 रुपये, और यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। अब बताओ जी कैश लेजर कैसे यूज करूंगा? अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे, ओए बस नालायक कहीं का, मोबाइल छोड़ दो, बेबी को बोल दो, बेबी को पढ़ना पसंद है। बेबी त्याल है, बेबी अमेंडमेंट ताल देत ली है, दाबा तरती आ बेबी तमद में आ रही है, तब तक क्या तोतला बनना छोड़ दो नालायक को। 20-20 25-25 साल के लड़के तोतले हो पड़े हैं भाई साहब। ताना ताया, ताना नहीं ताया, क्या होगा बेबी, फीवर होता है? इधर देखो ध्यान से नालायकों, तो सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ जी, अब ये 1,000 रुपये की पेमेंट करनी है, ये 500 रुपये है, क्या मैं यूज कर लूंगा? यस। अभी मेरे को 500 रुपये की और पेमेंट करनी है। ये 1,500 रुपये है, ये 2,000 रुपये है, क्या यूज कर लूंगा? यस। अभी 500 रुपये की मुझे और पेमेंट करनी है। ये 500 रुपये है, ये 1,000 रुपये है, अभी मुझे 500 रुपये का इंटरेस्ट और देना है। ये 2,000 रुपये है, ये 4,000 रुपये है, तो ये मेरे को 2,000 रुपये और देना है। ये 2 से 2 खत्म हो गए, ठीक है जी। अब नेट क्या मेरे को देना है? नेट मेरे को देना है आईजीएसटी का टैक्स मेरे को देना है 500 रुपये, और इंटरेस्ट मेरे को देना है 500 रुपये। अच्छी बात है। सीजीएसटी का टैक्स मेरे को देना नहीं है, इंटरेस्ट मेरे को देना है 500 रुपये, और एसजीएसटी का टैक्स मेरे को देना है 2,000 रुपये, और इंटरेस्ट मेरे को देना नहीं है। इतनी पेमेंट मेरी नेट बची है जो मुझे अभी देनी है। अब ये पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक ये था कैश लेजर के अंदर पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे पैसे यूज हो चुके हैं। अब मेरे को और जमा करवाने पड़ेंगे, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, आरटीडीएस, एनईएफटी, वो सारी बातें। बट मेरी एक ब्रांच है पटेल नगर के अंदर, उस डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब सेम पैन के अंदर वो रजिस्टर्ड है। अब इसके कैश लेजर में आईजीएसटी का मान लो फॉर एग्जांपल
पैसा बचा हुआ है, आईजीएसटी का पैसा बचा हुआ है टैक्स और इंटरेस्ट वाला। कितना पैसा बचा हुआ है? मान लो फॉर एग्जांपल बचा हुआ है 1000 रुपये और ये बचा हुआ है 500 रुपये, ठीक है। ऐसे सीजीएसटी का पैसा बचा हुआ है, सीजीएसटी का पैसा बचा हुआ है, यहाँ पे 2000 रुपये बचा हुआ है और यहाँ पे भी 2000 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। और ऐसे एसजीएसटी का पैसा यहाँ पे बचा हुआ है 1000 रुपये और यहाँ 500 रुपये। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, क्या उसके कैश लेजर के बैलेंस को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ? पहली बात, गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी तो नहीं बची। मैं कहा नहीं, लाइबिलिटी होगी नील। अब गवर्नमेंट का सुन, अब डिस्टिंक्ट पर्सन का तू आईजीएसटी का पैसा, सीजीएसटी का पैसा तू ट्रांसफर कर सकता है यहां पे। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन का सीजीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर सकता है यहां पे, बट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, नॉट फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। अच्छा, अब समझ आया। मतलब पहले कंफ्यूजन थी, अब मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि जो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है उसका मैं सीजीएसटी हेड का पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं अपने सीजीएसटी और आईजीएसटी की जो पेमेंट बची है उसके लिए, जो एसजीएसटी की पेमेंट बची है उसके लिए नहीं कर सकता? आंसर इज नो। इसकी पेमेंट करने के लिए आपको कैश लेजर में ही पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, आप डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर को यूज नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अब लाइन दोबारा से पढ़ लो क्या लिखी है, एक्ट पढ़ना, एक्ट पढ़ लो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर एनी अमाउंट अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो कहां पे? आईजीएसटी और सेंट्रल टैक्स ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है जी। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन की पेमेंट आईजीएसटी की और सीजीएसटी की, उसके लिए आप ट्रांसफर कर सकते हो। एसजीएसटी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ जी। मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो सिंपल सी बात है, आप ये 2000 पे 2000 पे यहाँ ट्रांसफर करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे कर सकते हो, ये पे कर सकते हो, ये पे कर सकते हो 500 रुपये। ये 2000 रुपये की पेमेंट आप नहीं करोगे, ये पेमेंट आपको कैश लेजर के जमा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके थ्रू ही करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो, मे भी आगे जाके लो में चेंज आ जाए, ठीक है, बट अभी तक डायरेक्ट आपके सामने है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा बस ये बात ध्यान दो, अगर मैं डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन की अगर पैसा में लेना है तो हम आईजीएसटी और सीजीएसटी में यूज कर सकते हैं और कहीं पर यूज नहीं कर सकते। और अगर मेरे खुद का पैसा है मैं कहीं पर भी करूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है? क्या आपको अमेंडमेंट पल्ले पड़ गई है जी? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार आओ जी अगली अमेंडमेंट। अब अगर आ गई है समझ में तो ठीक है, नहीं तो पीछे करके दोबारा सुन लेना, नहीं तो फिर दोबारा सुन लेना, फिर दोबारा सुन लेना, जितने मर्जी व्यूज हैं, अनलिमिटेड व्यूज हैं, काम खत्म हो गया जी, ठीक है। अब एक बार आओ लास्ट अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट लास्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल अमेंडमेंट है। याद है आपको अपने एक सेक्शन 50 किया था, सेक्शन 50 है 50, हाँ 50 वो ना पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, वो आपने कहा था ब्लॉक अभी बचा हुआ है, ब्लॉक अभी। इधर नालायक इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, नालायक को जीएसटी की बात कर रहा हूं। जीएसटी में तुम्हें इनकम टैक्स ध्यान आ रहा है, इनकम टैक्स में तुम्हें जीएसटी ध्यान आएगा। सेक्शन 50 जीएसटी का, उसके अंदर क्या था कि अगर पेमेंट करने में डिले करते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट 18%। और याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर डिफॉल्ट करोगे आईटीसी में तो इंटरेस्ट लगेगा 24%। याद आ रहा है कुछ आपको? थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही हैं? ये बातें आपने जीएसटी के अंदर पढ़ी थी, पेमेंट वाले चैप्टर में सेक्शन 50 इंटरेस्ट का था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर पेमेंट में डिले करोगे 18% रेट है, आईटीसी में डिले करोगे 24% की दिक्कत है। बट अब गवर्नमेंट ने कह दिया चाहे पेमेंट हो चाहे आईटीसी हो, अब दोनों केस में इंटरेस्ट 18% ही है। हम आईटीसी वाले केस में 24% का रेट रिड्यूस कर रहे हैं 18% पे। मतलब पेमेंट वाले केस में तो पहले भी 18% ही था, अगर पेमेंट में डिले करोगे 18% पर एनम इंटरेस्ट है। बट दिक्कत यह थी आईटीसी वाले केस में, आईटीसी वाले केस में 24% पर एनम इंटरेस्ट था, वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके अब 18% कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, पेपर में अगर क्वेश्चन बन गया पेमेंट में डिले किया या आईटीसी आपने गलत अवेल कर लिया, हर केस में रेट 18% पर एनम करके आना है। अब 24% वाला रेट खत्म हो चुका है जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 50 में अगर पेमेंट आपने टैक्स के बाद पेमेंट की है या रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 18% पेमेंट वाले में और 24% जो था वो था आईटीसी वाले में। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, करंटली इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% हैज बीन नोटिफाइड फॉर बोथ द डिफॉल्ट स्टेटेड अबव। मतलब जो दोनों डिफॉल्ट ऊपर करोगे चाहे पेमेंट में चाहे आईटीसी में, अब दोनों केस में 18% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, 24% वाला खत्म हो चुका है जी। बस ये 4 अमेंडमेंट टोटल आज हमने की हैं और देख लो कितना टाइम लग गया, अप्रोक्सीमेट हमें 40 मिनट हो चुके हैं जी, ठीक है। अब मैं 4 अमेंडमेंट को 4 मिनट के अंदर भी खत्म करवा सकता था, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता, आपको पता नहीं लगता, पता रहता पेपर के अंदर कि भाई पेपर कहां से बन गया, ठीक है। अब एक बार फटाफट सारे बच्चे सीधो के बैठो, सीधो बिल्कुल सीधो जाओ,
बिल्कुल सीधे हो जाए यार, हंसो मत, हंस लो पहले, नहीं नहीं हंस लो, कोई हंस लो, हंस के दिखा दो एक बार। चलो अब एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से चार अमेंडमेंट बोल दो। अमेंडमेंट नंबर 1, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट एक्सटेंड हो गया। कब तक एक्सटेंड हो गया? 31 मार्च 26 तक। किस पर्पस के लिए हुआ? क्या स्टेट को कॉम्पनसेट करने के लिए? आंसर इज नो। किस लिए फिर एक्सटेंड हुआ है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन लिए गए हैं पिछले 2 साल में, उसको रीपे करने के लिए अभी एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट 2 आई है, पेमेंट अगर करवानी है कैश लेजर के अंदर तो यूपीआई और आईएमपीएस के थ्रू भी करवा सकते हो। तीसरा फिर अमेंडमेंट निकल के आई है कि अभी तक क्या था, कैश लेजर तुम अपना यूज कर सकते थे, जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं था, इजिली फ्रीली आपका क्रॉस यूज पॉसिबल था जीएसटी पीएमटी 09। फिर लोगों ने कहा जी जो हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन है उनके उसमें बैलेंस पड़ा है, क्या उसको यूज कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कह दिया यस कर सकते हो, तो उनका सीजीएसटी का पैसा तुम यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, और कहीं पर यूज नहीं करोगे। ये अमेंडमेंट नंबर 3 आई है। फिर अमेंडमेंट नंबर 4, डिफॉल्ट वाले केस में इंटरेस्ट क्या लगेगा? तो गवर्नमेंट का पेमेंट में डिफॉल्ट था, पहले भी 18% था, आज भी 18% है, बट अगर आपने आईटीसी गलत अवेल कर लिया या आईटीसी गलत यूज कर लिया, पहले 24% था, अब वो भी 18% हो चुका है, दोनों केस में इंटरेस्ट लगेगा 18%। बस ये बात ध्यान दो जी। बात समझ में आ रही है जी? तो ये 2 चैप्टर के आज हमने अमेंडमेंट खत्म कर दी हैं। अब आई थिंक हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एक तो आईटीसी का चैप्टर अमेंडमेंट सारी खत्म हो चुकी है, फिर पेमेंट वाले की अमेंडमेंट खत्म हो चुकी है, और फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट जी। ठीक है। बाकी फिर अब मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और होपफुली नेक्स्ट क्लास में अगेन हम 2-3 चैप्टर अमेंडमेंट की ओर करेंगे। मैं दोबारा बोल दूं, जीएसटी की 5 से 6 अमेंडमेंट क्लास लगेंगे तसल्ली से, बढ़िया से, अभी टाइम है, मैं लगा सकता हूं। और हर अमेंडमेंट क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि हर अमेंडमेंट क्लास इस बार ऐसी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। फिर मत कहना कि अमेंडमेंट देखनी भूल गए थे। तो जिन बच्चों ने पुराना लॉ पढ़ा हुआ है सारे बच्चे अमेंडमेंट देखेंगे, जिनके भी जून में एग्जाम है, बस एक बात ध्यान दो जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो तो फिर बाकी मुलाकात अब करेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली कल हम शाम को मिलेंगे जी। बाकी मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और क्या करना है, इस बटन को ऐसे तोड़ दो बस, और कमेंट की बारिश कर दो। मेरे बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा बाबू, हाँ मेरा बाबू, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा अदरक कलर का बच्चा। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, बाय, बच्चे कह रहे बाय।